तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज कैश फ्लो एनालिसिस। और ये एमआर अग्रवाल की बुक से है। और कैश फ्लो एनालिसिस वैसे बेसिकली आप 12th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसे एक तो इसमें आपका आता है कैश इक्विवेलेंट, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें कवर है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चेक एंड ड्राफ्ट। बेसिकली जो क्वेश्चन में तो कैश इन एंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही आएंगे, बाकी होते तो करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हैं। ठीक है। पहले इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी शामिल होता था, लेकिन अब उनको अलग कर दिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो है ना, अब उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले लिया गया है। अब ये कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो में एक्टिविटीज को कैसे बांटा गया है। एक तो कैश फ्लो होता है किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया डे टू डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी का मतलब जो रूटीन है आपका। रूटीन आपका क्या है कि रोज आप कैश रिसीव कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स से, है ना। इसके अलावा आप अपनी रॉयल्टी फीस या कमीशन से भी पैसा रिसीव कर रहे हैं, या फिर आपने सप्लायर और गुड्स को पेमेंट किया तो कैश चला भी गया, एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो पैसा चला भी गया। तो इस तरह से कैश बिजनेस में आना और जाना जो है नॉर्मल चीजों का लगा रहता है। तो ये आपका कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप कहीं पैसा लगा रहे हो। अब पैसा आप कहाँ लगाओगे, या तो फिक्स एसेट्स में, तो कैश पेमेंट फॉर फिक्स एसेट्स, या किसी के एसेट्स को बेच दिया उससे कैश आ गया, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो खरीदे हैं, या इन्वेस्टमेंट आपने बेचे हैं, वो सब चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपने रिसीव किया, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड भी तो मिल सकता है, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। फिर आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का मतलब है शेयर, डिवेंचर्स, लोन्स। तो कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर या लोन, इनसे बॉन्ड से आपको पैसा मिले, या रिडम्पशन और डिबेंचर करोगे तो पैसा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करोगे तो जाएगा। इन सब से कैश जा भी सकता है। आपको एक्टिविटी ध्यान रखनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो तो यहाँ जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर के लिए रिडम्पशन की टर्म यूज नहीं होती है, बायबैक की होती है। इसके अलावा आपने डिविडेंड या इक्विटी शेयर पे या प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड का पेमेंट किया तो वो आपका यहाँ आएगा। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का चेंज हो जाए, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो इसका मतलब आपने ओवरड्राफ्ट लिया है तो ये ऐड हो जाएगा, और कम हो गया तो इसका मतलब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया तो वो यहाँ लेस हो जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन पे आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया, वो भी यहाँ लेस हो जाएगा। इस तरह से वेरियस 3 एक्टिविटीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है कि द सम ऑफ कैश फ्लो विद इन एन एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव फिगर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके ब्रैकेट के अंदर शो होते हैं, ये बात अपन को याद रखनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन दो जगह आता है। जैसे कि मान लो आपने इंस्टॉलमेंट पे की 50,000 रुपए की, किसी फिक्स एसेट्स को खरीदा था, मशीनरी को खरीदा था लोन पे। अब आपने 50,000 की इंस्टॉलमेंट पे की, और हम जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट के अंदर तो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे हो और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो जो प्रिंसिपल पे कर रहे हो ना, तो वो तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हो वो फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। लिखा है when the installment paid in respect of fixed assets purchase on installment payment system, इसमें इंक्लूड होता है both interest and loan. In this case the interest element is classified under financing activity and the loan element is classified under investing activity. तो ये चीज भी अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इस चार्ट में आप देखेंगे तो सब चीजें डिफरेंट आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे। अपनी बेसिक एक्टिविटी है 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब कैश इनफ्लोज ऑपरेटिंग में कहाँ से आएंगे और कैश आउटफ्लोज ऑपरेटिंग में कहाँ से होंगे। इन्वेस्टिंग में कैश कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। फाइनेंसिंग में कैश कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। ये एक आइडियल आपका चार्ट हो गया। इस चार्ट में आपको सब चीजें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो चार्ट है आपकी बुक में पेज नंबर 5.5 पर है, आप इजीली इसको कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ स्पेशल आइटम्स के ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर आपने रिसीव किए हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किए हैं, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और यही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर आपने पे किए हैं तो फिर ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा
टैक्सेस वगैरह जो हैं वो भी आपका किस चीज पे किया है, अगर डिविडेंड पे किया है तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और नॉर्मल इनकम टैक्स पे किया है तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी कोई एसेट जल गई, जलने से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये इंश्योरेंस क्लेम मिला एसेट्स के जलने पर, तो इस कंडीशन में ये जो कैश आपको मिला है ये आपकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कहलाएगी। तो वैसे तो एसेट गई और पैसा आया है, लेकिन आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे एंड में दिखाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके कि हाँ भाई आग लगने से ये पैसा आया है। और उसी तरह से अगर आपका स्टॉक जल गया तो स्टॉक जलने से इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला, ये भी आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी भी आपकी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे एंड में अलग से आती है। इसके अलावा नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएंगे, जैसे आपने मान लो बोनस शेयर इशू किए, अब बोनस शेयर इशू करने में कैश तो आता नहीं है, वो तो आपने फ्री में इशू किए हैं, तो इस कंडीशन में इसकी एंट्री नहीं होगी और कैश फ्लो में कहीं नहीं दिखाएंगे, इसकी जनरल एंट्री आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ आकर पेज नंबर 5.10 पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड का इनडायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड ही 90% आने के चांस रहते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड को अपन देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए एक्टिविटी है ये, वो काफी बड़ी होती है। बी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी आपकी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सही है, तो इसमें आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी होती है, इसके लिए वर्किंग नोट भी बनता है। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसके लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ता है। ये देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट ले लो, यानी क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L का डिफरेंस ले लो, और उसमें ये आइटम ऐड करना है, क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स भी आता है, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन में आएगा। अभी तो आप बेसिकली ये 4 आइटम ही याद रखो कि क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L में ये 4 आइटम आप ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ पुट करना है। अब उसमें ऐड करने हैं आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस जिनसे कैश गए ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन ऐड कर देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप ऐड कर देना, इनसे कैश गया ही नहीं है आपका, है ना। और कुछ ऐसे आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो नॉन ऑपरेटिंग है, वो भी करने तो वो भी ऐड ही है, पर मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ आपको ध्यान रहे कौन से नॉन कैश है और कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है इंटरेस्ट पेड किया आपने, अब इंटरेस्ट पेड किया तो ये तो फाइनेंस का आइटम है, ये यहाँ आना ही नहीं चाहिए, और आपने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन उसे लेस कर रखा है, इसलिए वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब आइटम ऐड हो रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। और डिविडेंड आपने पेड किया, खैर डिविडेंड पेड तो अपन ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड कर चुके हैं, तो वो अलग से नहीं आ सकता। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को बेचने से आपको लॉस हुआ, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ इनको ऐड कर दिया जाता है। इन सबको एडलेस करने से जो आपका निकलता है वो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस आपको देखने हैं, यानी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के, तो उसमें डिक्रीज इन करंट एसेट आपका ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपका ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट आपका लेस होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है इनकम टैक्स पेड, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक हो जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैंने आपको बताया था, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक या डिजास्टर सेटलमेंट में आपका स्टॉक जो है वो जल गया या खत्म हो गया, उसका जो भी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा वो आपको यहाँ दिखाना है सबसे लास्ट में। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की अलग से हेडिंग होती है, वैसे इसका शायद ही कोई क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर हो। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, प्रोसीड का मतलब है पैसा रिसीव होना, तो ये जितने भी प्रोसीड है ना, प्रोसीड का मतलब कैश रिसीव हो रहा है, तो फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचा, और परचेज है तो इन तीनों को खरीदा, और आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो उस पर डिविडेंड अगर आपको मिलेगा तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव भी यहाँ आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड, आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपने किराए पर दे रखी है, उस किराए पर जो आपको जो किराया आपको मिल रहा है उस प्रॉपर्टी पे, ये भी तो आपके इन्वेस्टमेंट की इनकम है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो भी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस क्लेम किसी प्रॉपर्टी के जलने पर हुआ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके वो भी सबसे एंड में यहाँ ऐड होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे, शेयर को इशू किया, लोन लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग ली जिससे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों आ गए, फिर उनके उल्टे लोन पेमेंट कर दिया, डिबेंचर का रिडम्पशन कर लिया, इक्विटी का बायबैक कर लिया और डिविडेंड वगैरह आपने रिसीव पेड कर दिए, तो वो सब आपका आ जाएगा। ये तीनों एक्टिविटीज का टोटल ABC आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट, तो आंसर में क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट अपने यहाँ पाएगा। ये फॉर्मेट जो है पहले एक बार खुद हाथ से बनाएं, लिखें, जिससे आपको ये याद हो। फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक जो होते हैं ना उसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं होता, इसमें आपको पता होता है कि इसका ये फिक्स फॉर्मेट है, ये चीजें आपकी यहाँ आनी है, लॉजिक आपको पता है, तो फॉर्मेट पहले से बनाना पड़ता है। पहले से फॉर्मेट बना के उसके बाद तो फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ भी नहीं है, आपको आइटम याद रखने हैं। कैश इक्विवेलेंट में आपको बता ही चुका हूँ, बेसिकली इन 3 आइटम्स का टोटल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये अपन को ध्यान रखने हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जो है इसके आने के चांसेस कम होते हैं, इसको अपन चैप्टर के सबसे एंड में ले लेंगे, अभी नहीं ले रहे। जैसे पहले मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको डेटा आपको दे रखा होगा और आपको देखना है कि हाँ भाई कितना हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है। तो प्लांट आपने परचेज किया 6,20,000 का और सेल किया 2 लाख का, तो दोनों दिखाने पड़ेंगे। देखो आपको यहाँ दोनों दिखाने पड़ेंगे। तो प्लांट आपने परचेज भी किया, सेल भी किया, तो दोनों दिखाने पड़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ प्लांट से पैसा गया तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, और सेल ऑफ प्लांट से पैसा आया तो पॉजिटिव में दिखाना पड़ेगा। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने परचेज किए तो पैसा गया और सेल किए तो पैसा आया, तो ये देखो 240 से पैसा गया और 80,000 से पैसा आया। फिर है गुडविल, आपने परचेज की 1 लाख, तो 1 लाख रुपया गया, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा परचेज और गुडविल 1 लाख। फिर है पेटेंट, आपने बेचे 1,50,000, तो पैसा आया, तो 1,50,000 के पेटेंट बेचने से पैसा आया। इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, आपको इंटरेस्ट मिला अपने डिबेंचर पर, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि आपने पैसा लगा रखा था। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर यहाँ नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये जबरदस्ती घुमाने के लिए दे रखा है। डिविडेंड रिसीव्ड आपके इन्वेस्टमेंट पर हुआ है तो आपको दिखाना है। डिविडेंड पेड है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, पेड यहाँ नहीं आ सकता, ध्यान देना। डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड यहाँ कभी नहीं आते। अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज और वाज लेट आउट, से आपको रेंट मिला 30,000 का, तो वो 30,000 भी आपका यहाँ आएगा। अब आप इसका इजीली टोटल कर दीजिए, टोटल आ रहा है माइनस का 4,72,000। तो यहाँ नेट कैश फ्लो इनफ्लो नहीं हुआ, आउटफ्लो हुआ, इसलिए लिखा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया शेयर डिबेंचर्स वगैरह, तो इसका ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था इसका। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पता लग जाएगा। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका, इसमें आपको 31 मार्च को इक्विटी शेयर, यहाँ ओपनिंग ईयर ये वाला है 31 मार्च 2015। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 10 लाख हो गए, तो शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो 4 लाख के आपके इक्विटी शेयर जो है वो इशू हो गए, इक्विटी शेयर इशू हो गया, प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर। और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ गया, 1 लाख से 2,60,000 हो गया। इसका मतलब इशू जो किया वो 1,60,000 प्रीमियम पे किया, तो 1,60,000 का प्रीमियम भी इसमें ऐड हो गया। और अगर आप देखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन जो पहले 0 था, वो आपने 20,000 रुपए का पे किया, तो एक खर्चा हो गया शेयर के इशू करने में, तो ये आपका लेस हो जाएगा। तो 4 लाख प्लस 160 560, 560 में से 20 लेस हो गया, तो कितना बचा 540। तो शेयर के इशू करने से आपके पास कितना रुपया आया 540। तो थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख से 3 लाख हो गए, तो इसका मतलब आपने 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया। और ये रिडम्पशन के लिए आपको कहा है कि प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 1 लाख का जो रिडम्पशन आप कर रहे हैं उस पर 5% प्रीमियम भी देंगे, तो आप जो टोटल पेमेंट करेंगे वो 1,05,000 होगा। इसीलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ लिखा है 1,05,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कर ही लिया। डिबेंचर देखिए 2 लाख से 2,50,000 हो गए, यानी आपने डिबेंचर जो है वो अपने इशू किए हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं डिस्काउंट भी 5,000 से 6,000 हो गया, यानी 1,000 का डिस्काउंट बढ़ गया। इसका मतलब आपने जो 1 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं वो 1,000 के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो आपके पास जो कैश आएगा, आपने जो 50,000 के डिबेंचर इशू किए 2 लाख से 2,50,000 हुआ है, उस पर 1,000 का डिस्काउंट भी दिया है, तो आपके पास जो कैश आएगा वो 49,000 ही आएगा। इसलिए लिखेंगे प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 49,000।
बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए 50 से 75 हो गया, यानी 25,000 का आपने बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से 75,000 हो गया, तो इसका ना 25,000 रुपये का आपने बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो गेट किया है। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है डिक्रीज, क्योंकि ईयर तो यहाँ से दे रखे हैं, ये 25,000 प्लस में होना चाहिए, नहीं तो ईयर उल्टे हो जाएंगे, गड़बड़ है ये काम। तो ये 25,000 रुपये प्लस में होना चाहिए, गलत दे रखा है यहाँ। सेम डिस्काउंट हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरम डिविडेंड 15% ऑन इक्विटी शेयर वर पेड। ठीक है, डिविडेंड का पेमेंट किया, तो प्रेफरेंस शेयर कितने थे? प्रेफरेंस शेयर थे 4 लाख, 4 लाख पे 18%, ये आपका हो गया 72,000, तो 72,000 का आपने डिविडेंड पेड किया, चेक कर लो। और इक्विटी पे देना है 15%, इक्विटी आपकी कितने की? इक्विटी है 6 लाख की, हमेशा ओपनिंग पे देते हैं, ध्यान रखना। 6 लाख पे 15% का डिविडेंड देना चाहते हो, तो 6 लाख का 15% होता है 90,000, तो एंट्रीम डिविडेंड 90,000 रुपये का पेमेंट आप ये भी करेंगे यहाँ। फिर डिवेंचर है, डिवेंचर है 2 लाख के, और 2 लाख पे 14%, हमेशा ओपनिंग पे देना है, ध्यान रखना। 2 लाख का 14%, आप 28,000 रुपये के इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेंगे। अब यहाँ तक आपका सारा काम हो गया, आप टोटल कर लें, प्लस में या माइनस में जो भी आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। और ये 25,000 का डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट गलत लिखा हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, 50 से 75 हुआ है तो इंक्रीज होगा, प्लस होगा, इसमें करेक्शन जो है वो आप कर लीजिएगा।